अग्रिमा अपने चेहरे को नीचे झुकाए सुबक रही थी और अर्जुन का दिल उसे अंदर से रुला रहा था। आनंदी जी ने वहां टेबल पर रखा पानी का गिलास डाला और अग्रिमा को पिलाने के लिए उसके मुंह के पास कर दिया। अग्रिमा ने खुद को शांत करते हुए उनसे गिलास लेना चाहा तो उन्होंने खुद ही वो गिलास अग्रिमा के होठों से लगा दिया। अग्रिमा ने एक सिप लेकर पानी के गिलास को अपने हाथ में ले लिया और आनंदी जी ने उसकी असहजता को भांपते हुए गिलास उसे दे दिया। कार्तिक जी को इस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो अपने फ़ोन पर बिजी थे और अनुपमा जी कुछ कह नहीं रही थी। अर्जुन को लगा कि अग्रिमा को अकेला छोड़कर बेहतर होगा ताकि वो खुद को संभाल सके। उसने अथर्व को चलने का इशारा किया और बाकी सबको भी। तो आनंदी जी ने अग्रिमा से कहा, बेटा आप थोड़ी देर आराम कर लो, हम सब चलते हैं। अग्रिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कबीर को छोड़कर सब वहां से जाने लगे। सब कमरे से बाहर चले गए थे। अर्जुन सब से आखिर में बाहर निकलने वाला था और वो जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अग्रिमा की आवाज़ सुनाई दी जो कबीर से कह रही थी, कबीर मुझे कुछ देर अकेला रहना है, तुम प्लीज़ अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी प्लीज़। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। कबीर ने अग्रिमा से कहा, प्रेरणा को भेजूं? अग्रिमा ने अर्जुन के धीमे कदमों को देखते हुए कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसे तैयार होने दे और खुद भी हो जा। उसके ने कबीर को भी बाहर भेजा और अर्जुन को देखते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अर्जुन का फ़ोन बजा तो वो एक तरफ चला गया और फ़ोन कान पर लगाकर बोला, क्लार्क, आई विल कम लंदन नेक्स्ट वीक, टिल देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ तिवारी एंड हिज सन। सामने से हट्टे कट्टे गोरे अंग्रेज ने कहा, गॉट इट सर, दे आर सेफ विद मी। ये कहते हुए उसने सामने कुर्सी पर बंधे मिनिस्टर तिवारी और सुबोध तिवारी पर नज़र डाली। ये अर्जुन का ही तो कोई लंदन का फार्म हाउस था और वहाँ खड़े गार्ड्स भी उसे के थे जो उसे विदेशों में प्रोटेक्ट करने के लिए थे। अर्जुन ने सुबह ही क्लार्क को फ़ोन करके दोनों को उठाने को बोल दिया था। पिछली बार तो उसने मिनिस्टर तिवारी को सिर्फ डरा धमकाकर और उसे पॉलिटिक्स में कुछ झटके देकर छोड़ दिया था, लेकिन उसने अर्जुन से दोबारा उलझने की गलती की है तो इस बार सज़ा में रियासत की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्लार्क ने दोनों को उठाकर अर्जुन के फार्म हाउस में रख लिया था और अर्जुन को बता दिया था तो अर्जुन ने उन्हें अपने हाथों से सज़ा देने की बात कही। क्लार्क अथर्व की फ़्लाइट का टाइम होने वाला था तो उसने अपनी पैकिंग कर ली और सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अर्जुन ने उससे कहा कि वो अपने दिल की सुने और जो उसे सही लगता है वो करे। कहीं न कहीं उसे अथर्व की अदिति के लिए फ़िक्र में मोहब्बत का हल्का सा फुट नज़र आ रहा था और अपने भाई को उसका प्यार दिलाने के लिए अर्जुन पूरी दुनिया को भी पलट सकता था, लेकिन वो चाहता था कि अथर्व अपने दिल की बात खुद सुने और उस पर अमल करे। अर्जुन अब भी इस बात से अनजान था कि आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अर्जुन की शादी की खबर से अग्रिमा के पास उसके काफ़ी रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पंचायत के कुछ प्रतिनिधियों के फ़ोन भी आ रहे थे। हर कोई दबी जुबान से सोलंकी परिवार को कह रहा था कि संग्राम जी को पंचायत के प्रतिनिधि होते हुए अपनी बेटी का रिश्ता अर्जुन से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन ने पंचायत के फैसले की नाफरमानी की थी। अग्रिमा हर किसी को फ़ोन से दुखी हो चुकी थी। उसने फ़ोन को बेड पर फेंका और नहाने के लिए चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना मुश्किल होने वाला है, या शायद सब कुछ ज़्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा था कि अर्जुन उसके इतने पास होते हुए भी उससे बहुत दूर था, या इन सब को अर्जुन के लिए ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। वो मेहंदी और अर्जुन के साथ डांस करना उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे थे, लेकिन उन चंद लम्हों की नज़दीकी ने अग्रिमा का आगे का सफ़र बहुत मुश्किल बना दिया है।
वो इतनी परेशान थी कि आज उसे शावर के ठंडे पानी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि इससे पहले हर रोज वो बेंगलोर के हल्के सर्द मौसम की वजह से गुनगुने पानी से नहा रही थी। कुछ देर बाद वो तैयार हो गई और उसने सबसे पहले हॉस्पिटल फ़ोन करके डॉक्टर से संचिता जी की सेहत का जायजा लिया। सुभाष जी ने उससे कहा था कि वो 1-1.5 घंटे में संजीदा जी के पास पहुंच जाएगा। उसने वक्त देखकर अंदाजा लगाया कि अभी वो पहुंचे नहीं होंगे, तो उसने कुछ देर बाद कॉल करने को सोचा। फिर वो कमरा बंद करके बाहर निकल गई और खुद को समझाकर प्रेरणा के पास जाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। प्रेरणा के कमरे में पहुंचकर उसने पता चला कि सब नीचे हॉल में है। वो हॉल में गई और उसने देखा कि एक दुल्हन के लिबास में शर्माते हुए प्रेरणा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कबीर भी वहीं मौजूद था और उनके घरवाले उन दोनों के साथ कोई रस्म कर रहे थे। अर्जुन और उसकी फैमिली भी वहीं थी और साथ ही कबीर और प्रेरणा के कुछ रिश्तेदार भी। प्रेरणा ने अग्रिमा को देखते ही उसे अपने पास बुलाया। अग्रिमा ने जाकर एक साथ बैठे कबीर और प्रेरणा की नज़र उतारकर उनकी बलाएं ले ली। अर्जुन ने एक भरपूर नज़र अग्रिमा पर डाली। ऑफ वाइट कलर के शाइन करते हुए अम्ब्रेला सूट, जिस पर पिंक, रेड और ऑरेंज कलर के फूल बने हुए थे, दुपट्टा उसने अपने हाथों में उलझा रखा था। आज पहली बार उसके बाल खुले हुए थे और कानों में उसने इयररिंग झुमके हिल हिलकर उसके गालों को छू रहे थे। सादगी से भरे चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, पर उस मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। अर्जुन की नज़रें उस पर रुक गई थी। दिल धड़क उठा था, पर साथ ही एक टीस भी उठी थी उसके मुरझाए चेहरे और नकली मुस्कान को देखकर। आज पहली बार उसे थोड़ा तैयार हुए देखा था अर्जुन ने। कोई और दिन होता तो अर्जुन अग्रिमा के पास ही मंडरा रहा होता, अपनी हरकतों से उसके दिल को धड़का रहा होता, लेकिन आज के दिन अर्जुन को सबसे ज़्यादा अपने भाई की फिक्र हो रही थी। बेशक उसने गुनाहगारों को अब से पहले पकड़कर अपनी कैद में रखा था, पर फिर भी कहते हैं जुड़वा बच्चों को एक दूसरे का दर्द महसूस होता है और शायद इसलिए अर्जुन आज ज़्यादा परेशान था। अग्रिमा का बार बार बजता फ़ोन और उसके चेहरे पर आती उलझन भी अर्जुन की परेशानी का सबक बनी हुई थी। अर्जुन लगातार उसे देख रहा था और अग्रिमा मानो आज ठान कर आई थी कि वो अर्जुन की तरफ नहीं देखेगी। उसे अंदाजा था कि अर्जुन कहाँ खड़ा है, पर उसने आज अपनी नज़रों को जैसे बांध लिया था। अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे अपने मामा जी के नंबर को देखकर वो एक तरफ चली गई और फ़ोन कान से लगाकर बात करने लगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अजय जी और आनंदी जी भी वहीं खड़े सूर्य प्रताप जी से बात कर रहे थे। अग्रिमा ने अपने मामा जी से पूछा, आप पहुंच गए, सब ठीक है ना? सुभाष जी ने उसे परेशान न होने को कहा और कहा कि वो संजीदा जी को संभाल लेंगे, पर फिर उन्होंने कहा, अम्मू बेटा वो अर्जुन। अग्रिमा ने आगे की बात सुनना जरूरी नहीं समझा और बीच में ही कहा, मामा जी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, थक गई हूँ सुबह से यही बात करते हुए। हम सब जानते हैं कि उनको एक ना एक दिन शादी करनी ही थी, तो इस बात का बतंगड़ बनाने का क्या मतलब? सुभाष जी ने अग्रिमा के लिए यह एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, ये जानते हुए भी कि वो भविष्य उसे शायद ही नसीब हो। उनका गला भी एक मर्द होने के बावजूद आज रूंध गया था। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, अम्मू तू ही एक बार अर्जुन से बात करके देख ले, क्या पता वो मान जाए। अग्रिमा का सब्र अब जवाब दे गया था। क्या कहती वो कि अर्जुन ने उसके सामने ही नितिच्छा से शादी का फैसला लिया है? उसने अपने दर्द को छुपाने के लिए गुस्सा का सहारा लिया और गुस्से में ही कहा, वाह मामा जी, आज आपको याद आ रहा है
कि किसी को अर्जुन से बात करनी चाहिए और वो भी किसी और को नहीं, मुझे खुद ही। चलिए बताइए, क्या कहूँ जाके कि प्लीज़ मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। पत्नी बनाकर ना सही, एक नौकरानी बनाकर ही रख लीजिए, ताकि मेरे घर वालों और दुनिया को बस इतना लग जाए कि अग्रिमा का घर बस गया है। अरे बात करनी थी तो उस दिन पंचायत में क्यों आप लोग अड़ नहीं गए कि या तो अग्रिमा को साथ लेकर जाओ या फिर उसे जान से मार दो। मुझे जिंदगी भर ये बताया कि शायद वो परिवार तुझे न अपनाए? क्यों मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा, अपने हक के लिए लड़ना, हम तेरे साथ हैं? क्यों मुझे अकेले जीने का तरीका बताया? सुबह से दिमाग खराब करके रखा है। जो भी फ़ोन कर रहा है मुझसे पहले ही रोने लग जाता है। मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझे क्या रोना नहीं आता? ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी शादी मेरे पति की नहीं, बाकी सारी दुनिया के पतियों की हो रही है। पता नहीं क्यों मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ कि छोटी सी बात होते हुए क्यों मैं भी बाकियों की तरह दरवाज़ा बंद करके रोने लग जाती। अग्रिमा ने अपनी भड़ास निकाली और लंबी लंबी सांस लेने लगी। सुभाष जी ने भी अब कुछ नहीं कहा। अग्रिमा की हालत वो समझ रहे थे, लेकिन फिर अग्रिमा ने उन्हें सॉरी बोलते हुए बता दिया कि वो अर्जुन से मिल चुकी है और इनफैक्ट अब भी वो एक ही शादी में मौजूद है। कुछ देर बात करके उसने फ़ोन रखा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो अजय जी और आनंदी जी वहाँ खड़े थे, जिन्हें देखकर अग्रिमा ठिठक गई। आनंदी जी ने इसे इशारे से अपने पास बुलाया और गंभीरता से कहा, बेटा, हम जानते हैं ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम बिना किसी गलती के सज़ा भुगत रही हो, लेकिन अर्जुन भी मजबूर है बेटा। उसकी बुआ के साथ जो हुआ उसके बाद तुम्हें अपने घर लाने का फैसला लेना उसके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। हम तो फिर भी पंचायत या समाज के नाम पर मजबूर हो जाते, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुआ, अपने परिवार को मायने दिए और वो फैसला मानने से मना कर दिया। मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि तुमसे अच्छी लड़की उसे मिल नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं भी उससे तुम्हें अपने घर ले जाने की बात नहीं कर सकती। घर की बेटी की इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। अग्रिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आप सबसे मिल चुकी हूँ और आपके बेटे से भी, लेकिन मैंने कभी भी ना उनसे और ना ही आपसे ये कहा कि मुझे आपके घर जाना है, ना ही मुझे उनकी शादी करने में कोई दिक्कत है। मैंने तो खुद उन्हें उस पंचायत में इस रिश्ते से आज़ाद किया था। मैंने हमेशा आप लोगों को मैम और सर कहकर बुलाया ताकि आप लोगों को ये न लगे कि मैं आपसे कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। मैं ये सब भी आपसे नहीं कहती, लेकिन आप अपने बेटे का पक्ष रख रही हैं तो मैं भी बस अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। वैसे तो ये नौबत आती ही नहीं अगर हम लोग मिले न होते। जिस तरह उनकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, वैसे ही कुछ मेरे साथ भी है मैम। उनकी बुआ के साथ जो भी हुआ वो एक ऐसा गुनाह था जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन मैंने तो वो गुनाह नहीं किया था, तो उसकी सज़ा सिर्फ मुझे क्यों? और मेरी सज़ा सिर्फ इतनी नहीं है कि मुझे अपने पति का घर, उनका साथ नहीं मिल सकता। ये तो सज़ा का बस एक भाग है। मेरी सज़ा तो इससे कहीं ज़्यादा है मैम। मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। एक दिन कॉलेज में मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन पर एक लड़का था जिसने मुझसे कहा कि वो अर्जुन प्रताप सिंह बोल रहा है और मुझसे एक बार मिलना चाहता है ताकि आगे के लिए अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सके। मैं शॉक थी क्योंकि उससे पहले मैंने आपके परिवार में किसी से बात नहीं की थी, पर उस वक्त इतनी समझदार भी नहीं थी, नहीं जान पाई कि ये सब किसी की सोची समझी चाल है। उसने मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया और मैं बिना अपने घर वालों को बताए उनसे मिलने चली गई और यही मेरी गलती थी। पूरा रेस्टोरेंट खाली था।
बस वहाँ 4 लड़के थे और उन्हें किसी तरह मेरे बारे में सब पता चल गया था। उन चारों ने मेरे साथ, मुझे लगा था वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन भगवान ने मेरी पूजा के बदले वहाँ 2 लड़के को भेज दिया जिन्होंने मुझे उनके गंदे इरादों से बचाया और मेरे घर जाने में मेरी मदद की। मेरी हालत, उस दिन की हालत याद करके मेरी रूह आज भी कांप जाती है। न जाने कितने लोग मुझे सिर्फ एक मौका समझते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई बाली वारिस नहीं है। अग्रिमा की बातें सुनकर अजय जी और आनंदी जी हैरान से खड़े थे और उनके ठीक सामने और अग्रिमा के पीछे खड़ा था अर्जुन प्रताप सिंह, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, चेहरे और बाजू की नसें उभर कर उसके गुस्से को दर्शा रही थी। अजय जी को भी गुस्सा आ रहा था कि कोई एक लड़की की इज्जत को ऐसे अपने बाप की प्रॉपर्टी कैसे समझ सकता है। उन्होंने अग्रिमा से पूछा, उन लड़कों को कोई सजा मिली? अग्रिमा ने उसकी बात के जवाब में कहा, उन दोनों लड़कों में से एक वहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन में इंचार्ज था। उसने उन चारों लड़कों पर एक झूठा ड्रग्स का केस बनाकर उन्हें जेल भिजवा दिया था, लेकिन उसके बाद से ये सिलसिला आम हो गया था। हर महीने 2-3 कॉल तो आते ही थे आपके बेटे के नाम से। हर बार लगता कहीं कॉल करने वाला सच में तो अर्जुन प्रताप सिंह नहीं। मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि मुझे अपना दिल हल्का करना था या मुझे आप लोगों से कोई हमदर्दी या फेवर चाहिए। मेरा आपको ये सब बताने का बस इतना सा मकसद था कि जिस तरह उनकी बुआ की ज़िंदगी आसान नहीं रही होगी, उसी तरह मेरी ज़िंदगी के भी कुछ वैसे ही हालातों से गुजरी हुई है। शिकवा तो नहीं, पर एक शिकायत हमेशा ज़रूर रहेगी मन में। आपके बेटे ने भी सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए इस शादी का फैसला उस वक्त लिया जब मैं वहीं थी, लेकिन आप उनसे कहिए कि उन्हें मुझे दुख पहुंचाने के लिए या मुझे कमज़ोर करने के लिए यह सब करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें ये सब अपनी और अपने परिवार की खुशी के लिए करना चाहिए। अजय जी और आनंदी जी भी अग्रिमा की बात से सहमति रखते थे कि अर्जुन ने ये फैसला शायद सिर्फ अग्रिमा के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए लिया था। आनंदी जी ने अग्रिमा से कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही उन्हें अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, मॉम डैड, कबीर अपनी वाइफ के साथ स्टेज पर आ गया है, तो आप लोगों को शगुन देने के लिए जाना चाहिए। आनंदी जी ने अग्रिमा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, आप चलिए मैम, मैं भी अपना गिफ्ट लेकर आती हूँ। अजय जी और आनंदी जी ने अर्जुन को भी चलने को कहा तो उसने उन दोनों को चलने का इशारा करते हुए कहा, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अजय जी समझ गए कि वो अग्रिमा से बात करने के लिए रुकना चाहता है, तो उन्होंने सख्ती से कहा, अर्जुन बहुत हुआ, इस लड़की ने तुमसे कुछ नहीं कहा है तो तुम भी इससे कुछ नहीं कहोगे और तुम हमारे साथ चल रहे हो। अर्जुन सुबह से ही अग्रिमा से बात करना चाहता था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बीच में आ जाता था। सुबह उसे मंदिर जाना था, फिर अथर्व वाली न्यूज़, फिर अग्रिमा के कमरे में उसका रोना और अकेले रहने को कहना, और अब उसके डैड अपना मन मार कर उसे अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ा। अग्रिमा भी वहाँ से चली गई और उसे कुछ देर बाद वो स्टेज पर गई और उसने जब कुछ डॉक्यूमेंट्स कबीर की तरफ बढ़ाए तो कबीर और प्रेरणा ने उसे हैरानी से देखा। अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए उसे पेपर्स देखने को कहा तो कबीर ने कन्फ्यूजन के साथ पेपर्स को देखना शुरू किया और फिर वो एकदम से खुद होकर अग्रिमा के गले लगने के लिए आगे आया, लेकिन अग्रिमा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर प्रेरणा को गले लगाने के इशारा किया। कबीर ने खुशी से प्रेरणा को गले लगा लिया और फिर उससे अलग होकर उसने अग्रिमा से हाथ मिलाते हुए डील के लिए थैंक यू कहा। कबीर की शादी की खुशी डील को पाकर दुगनी हो गई थी और ये उसके चमकते चेहरे से साफ पता चल रहा था। अग्रिमा ने स्टेज से इशारा करके डील में मदद करने वाले सब लोगों को वहां बुलाया और सब ने कबीर और प्रेरणा के साथ फोटो करवाई। कबीर ने माइक लिया और प्राउडली सबको बताया कि अग्रिमा ने उसे एक ऐसी डील गिफ्ट की है जिसके लिए वो तकरीबन 3 महीनों से कोशिश
कर रहा था। उसने अग्रिमा का धन्यवाद किया तो अग्रिमा ने माइक लेकर पूरी टीम को इस डील का श्रेय दिया और साथ ही कहा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स मिस्टर प्रताप फॉर हिज हेल्प इन द डील। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया और उसने और उसके पेरेंट्स ने ये अच्छे से महसूस किया कि अग्रिमा हर किसी को साथ लेकर चलने वाली लड़की है। वहीं अर्जुन तो अग्रिमा के मुंह से मिस्टर प्रताप सुनकर उसे देखता ही रह गया। इससे पहले उसने अग्रिमा के मुंह से खुद के लिए सिर्फ सर ही सुना था और वो भी कभी कभार। अग्रिमा की टीम कबीर और प्रेरणा को बधाई देने के बाद स्टेज से नीचे चली गई। अग्रिमा भी जाने लगी लेकिन प्रेरणा ने उसे रोक लिया क्योंकि उसका एक झुमका बार बार उसके लहंगे में उलझ रहा था। उसने अग्रिमा को वो फिक्स करने को कहा तो अग्रिमा उसके झुमके को देखने लगी। नितिक्षा के दिमाग में कुछ चल रहा था तो उसने कबीर और प्रेरणा को बधाई देने के लिए अर्जुन से स्टेज पर चलने को कहा। अर्जुन सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह नितिक्षा के साथ स्टेज पर आ गया था। अर्जुन ने कबीर और प्रेरणा को शादी की बधाई दी और साथ ही नितिक्षा ने भी उन दोनों को आगे वाले जीवन के लिए मुबारकबाद दी। कबीर ने भी इस बार खुद को संतुलित करते हुए अर्जुन और नितिक्षा को उनकी शादी पक्की होने के लिए बधाई दी। उसे अग्रिमा के लिए बुरा जरूर लग रहा था लेकिन अर्जुन भी उसका दोस्त था और उसने अर्जुन की चुप्पी को उसकी रजामंदी समझ लिया था। नितिक्षा ने खुशी खुशी कबीर की मुबारकबाद को स्वीकार किया लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने अपने पेरेंट्स और अपनी बुआ को भी स्टेज पर आने का इशारा किया ताकि वो सब एक साथ शगुन या गिफ्ट दे सके। वो नितिक्षा के साथ नहीं अपने पेरेंट के साथ फोटो करवाना चाहता था। अग्रिमा ने भी अब तक प्रेरणा के झुमके को ठीक कर दिया था और लहंगे को ठीक करके वो वहां से जाने लगी तो नितिक्षा ने उसे आवाज़ देकर रोका, अग्रिमा तुमने कबीर और उसकी वाइफ को उनकी शादी की बधाई नहीं दी। अग्रिमा ने उसे सांवलिया निगाहों से देखा तो नितिक्षा ने कहा, आई मीन क्या तुमने उन्हें बधाई दे दी या फिर तुम उनकी शादी से खुश नहीं हो। अग्रिमा को नितिक्षा का लहजा और सवाल दोनों ही समझ नहीं आए पर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे किसी की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और उन्हें बधाई दे चुकी हूँ। तो नितिक्षा ने झट से अगली बात कही, लेकिन तुमने मुझे और अर्जुन को तो मुबारकबाद नहीं दी, तो क्या तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो। अग्रिमा अब नितिक्षा की कही हर बात का मतलब समझ चुकी थी और उसने अर्जुन की तरफ एक नज़र देखकर नितिक्षा से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ तो क्या तुम ये शादी नहीं करोगी नितिक्षा। अग्रिमा की बात सुनते ही नितिक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे एक पल के लिए कोई जवाब नहीं सूझा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अग्रिमा उसे इस तरह का जवाब देगी, उसकी बोलती बंद कर देगी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उसने मुस्कुराते हुए नितिक्षा से कहा, कभी तो सोच समझ कर बोला करो नितिक्षा, हर बार मुंह की खानी अच्छी बात नहीं होती। तुम कॉलेज में मुझसे कभी नहीं जीत पाई और अब तो मुझे लोगों को जवाब देने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। नितिक्षा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने अर्जुन की तरफ देखा मानो उससे उम्मीद कर रही हो कि वह अग्रिमा को कुछ जवाब देगा, लेकिन अर्जुन ने उसे इस तरह से अनदेखा कर दिया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। नितिक्षा ने बौखलाते हुए कहा, हाँ कॉलेज में मैं तुमसे कभी जीत नहीं पाई, वहाँ तुम हमेशा फर्स्ट आई, लेकिन आज और फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर अर्जुन के पास जाकर उसकी बाजू में अपना हाथ फंसाया और अग्रिमा से कहा, आज देखो अग्रिमा, आज मैं फर्स्ट हूँ। अर्जुन ने स्टेज पर आते अपने पेरेंट्स की ओर इशारा करके नितिक्षा से अपना हाथ छुड़ाया और भावहीन चेहरे से अग्रिमा के जवाब की उम्मीद में उसे देखने लगा, लेकिन अग्रिमा इस बार बिना कोई जवाब दिए हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत तेज तो नहीं लेकिन इतनी तेज जरूर थी कि स्टेज पर आ रहे अर्जुन के पेरेंट्स और उसके बुआ
फूफा को साफ सुनाई दे रही थी। सबको लगा था कि नितिच्छा की बात सुनकर अग्रिमा को बुरा लगा होगा, लेकिन अब हर कोई अग्रिमा को ऐसे हंसते देख हैरान था, यहाँ तक कि कबीर और प्रेरणा भी। अर्जुन की नज़रें अग्रिमा के हंसते चेहरे पर थी और उसकी अनुभवी आंखों ने यह जांच लिया था कि उसकी हंसी में खुशी का जरा भी अंश नहीं था। ये हंसी तो कुछ ऐसी थी जो नितिच्छा की किसी बेवकूफ़ी का नतीजा लग रही थी। अग्रिमा ने खुद पर कंट्रोल करते हुए हंसना बंद किया और अर्जुन से बोली, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन आपको एक सलाह देने की गुस्ताखी कर रही हूँ। अपने होने वाली बीवी के लिए शादी से पहले उसके दिमाग को विकसित करने के लिए कुछ क्लासेस लगवा दीजिएगा। वो क्या है ना, आप जैसे इंटेलिजेंट और जीनियस पर्सनैलिटी के साथ ये मैच नहीं कर पाएगी और खामखा किसी सोशल इवेंट में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। अर्जुन ने अग्रिमा की बात सुनकर उसे घूर कर देखा तो उसने मुस्कुराकर उसे इग्नोर किया और नितिच्छा ने कहा, और नितिच्छा, क्या कहा तुमने? फर्स्ट? क्या तुम फर्स्ट आने का मतलब भूल गई हो? हाँ, भूल ही गई हो, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। पर कोई नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, और तुम शायद भूल गई हो कि ये मिस्टर प्रताप की पहली नहीं दूसरी शादी है और तुम्हारी बदकिस्मती बस इतनी सी है कि उनकी पहली शादी मुझसे हुई है। तो यहाँ भी फर्स्ट तो मैं ही हूँ, तुम्हारे होने वाली पति की पहली पत्नी, और तुम मेरे पति की होने वाली दूसरी पत्नी। नितिच्छा, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें शायद सुने बिना चैन नहीं था। ये बोलकर अग्रिमा वहाँ से जाने लगी, पर 2 कदम चलकर वापस आई और नितिच्छा से बोली, देखो नितिच्छा, तुम्हें शादी सगाई जो करना है, जिससे करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है भी तो भी वो दिक्कत तुम तक कभी नहीं आएगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दे सकती, तो तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। और वैसे भी तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम एक बहुत बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रही हो, तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश या ओछी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हें अपनी और अपने होने वाली पति की मर्यादा और इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि मैं तो क्या कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके। नितिच्छा का सिर झुक गया था और अर्जुन की आंखों में संतोषजनक भाव थे। अजय जी, आनंदी जी और अनुपमा जी प्रशंसा के नज़रिए से अग्रिमा को देख रहे थे। कबीर और प्रेरणा भी अग्रिमा की समझदारी पर मुस्कुरा उठे थे। कैसे उसने नितिच्छा को आईना भी दिखाया और फिर आराम से समझा भी दिया। कार्तिक जी ने नितिच्छा की जल्दबाजी और बेवकूफ़ी पर अपना सर पीट लिया, पर उन्हें अब शक हो रहा था कि अर्जुन इतना चुप कैसे है। उसने ना अग्रिमा से कुछ कहा और ना ही नितिच्छा से। वो अपनी सोच में ही थे कि उन्हें अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, नितिच्छा, वैसे तो तुमसे बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, पर अब तुम्हारी एक और गलती और मैं कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अर्जुन की वो सर्द निगाहें और बर्फ से भी ठंडा लहजा काफ़ी था नितिच्छा को डराने के लिए, और उसने डरते हुए अब हामी भर दी कि वो अब कोई गलती नहीं करेगी। पर वो कहावत है ना, चोरी चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये नितिच्छा जैसे लोगों के लिए ही बनी है।